बूढ़े पिता की इकलौती बेटी के विधवा होने की दर्द भरी कहानी। आपकी बेटी मनहूस है, अभागिन है, हमारे बेटे को खा गई। हम इसको अब अपने घर में नहीं रख सकते। इसे अपने साथ ले जाइए। किरण की सास सरिता जी ने घृणा की दृष्टि से किरण की तरफ देखते हुए कहा। सरिता जी किरण के पिताजी राजशेखर जी को भरे घर में सभी मेहमानों के सामने उनको और उनकी बेटी को अपमानित कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता के लिए इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि उनके कलेजे के टुकड़े उनकी बेटी को सबके सामने उसकी सास उसे अभागन, मनहूस और भला बुरा कहे। राजशेखर जी चुपचाप किरण की सास सरिता जी की बात सुन रहे थे। वे कुछ नहीं बोले। वे उठकर अपनी सदमे से निढाल रोती हुई विधवा बेटी के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी उठो। और किरण को उठाने के लिए किरण की माँ कविता जी को इशारा किया। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और उसे उसके कमरे में ले गई। कविता जी ने किरण की अलमारी खोली और एक सूटकेस में किरण और बच्चे के कपड़े रखे और बच्चे का सामान रखा। किरण और उसके पालने में सोते हुए 2 महीने के बच्चे को गोद में लेकर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही राजशेखर जी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कविता जी ने किरण को संभाल लिया और बाहर लेकर आ गए। बाहर राजशेखर जी की अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें दोनों माता पिता ने किरण और बच्चे को बिठाया और अपने घर की ओर निकल पड़े। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और राजशेखर जी चुपचाप बैठे हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। राजशेखर जी सोचते सोचते अपने अतीत में डूब गए। आज ही सी की बात लगती है जब उनकी शादी हुई थी और कविता जी दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। कितने खुश थे दोनों पति पत्नी। वे कविता को पाकर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इंसान समझ रहे थे। राजशेखर जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और कविता जी भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोनों इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। राजशेखर जी के माता पिता कविता जी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि कविता जी उनकी इकलौती बहू थी और कविता जी भी बहुत ही गुणवान, संस्कारवान और विनम्र स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही उन्होंने अपने अच्छे आचरण से सास और ससुर का दिल जीत लिया था। कविता जी के उस घर में आने से उस घर में बेटी की कमी पूरी हो गई थी। कविता जी के सास ससुर उन्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगे थे क्योंकि उन्हें बरसों से एक बेटी की इच्छा थी और कविता जी के आने से उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। राजशेखर जी और कविता जी की शादी को 5-6 साल हो चुके थे, परंतु अब तक भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, सब भगवान की मर्जी है। राजशेखर जी और कविता जी ने मंदिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना की, व्रत रखे, मंदिर में भेंट चढ़ाई, जो भी किसी ने बता दिया वही किया। फिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके घर एक नन्ही सी प्यारी सी बहुत सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने किरण रखा क्योंकि वे नन्ही सी बच्ची उनकी वीरान जिंदगी में रोशनी की एक किरण बनकर आई थी। बच्ची के आने से परिवार में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। किरण सबकी लाडली थी। अपने दादा दादी और मम्मी पापा की जान उसमें बसती थी। राजशेखर जी अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समाते थे। उसकी हर जिद, हर इच्छा पूरी करते थे, परंतु इकलौती होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और राजशेखर जी के माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। किरण भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। राजशेखर जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल और कॉलेज से कराई। किरण अब विवाह लायक हो गई थी। किरण इतनी सुंदर लगती थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। गुलाबी रंग, लंबे लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, लंबा कद और देखने में बड़ी नाजुक सी लगती थी। अब राजशेखर जी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजशेखर जी एक बिजनेसमैन थे और अपनी बेटी के लिए भी एक बिजनेसमैन ही तलाश कर रहे थे। जल्दी ही राजशेखर जी की तलाश खत्म हुई और उन्हें किरण के लिए
एक योग्य वर मिल गया। लड़के का नाम नवीन था। लड़का राजशेखर जी को देखते ही पसंद आ गया था। लड़का भी देखने में बहुत सुंदर था। राजशेखर जी ने लड़के और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी निकलवाई तो सब कुछ सही था। राजशेखर जी ने किरण के लिए नवीन के रिश्ते की हाँ कर दी और नवीन और किरण की सगाई कर दी गई। दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान ने जैसे इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। सगाई के कुछ ही दिनों बाद शादी की तैयारियां भी आरंभ हो गई। अपनी शादी पर किरण बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी शादी की तैयारियां बड़ी खुशी खुशी कर रही थी। उसे देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। राजशेखर जी ने किरण की शादी में दिल खोलकर पैसा खर्च किया। किरण के मनपसंद गहने दिलवाए, कपड़े दिलवाए, हर सामान उसी की ही पसंद का था। किरण और नवीन की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद दोनों घूमने के लिए कश्मीर गए। शादी के 10 महीने बाद किरण ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने युग रखा। किरण और नवीन दोनों बहुत खुश थे। दोनों ही परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी। युग 2 महीने का हो गया था। युग और नवीन को पाकर किरण अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझती थी। परंतु उसे क्या पता था कि एक अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। एक दिन नवीन अपने ऑफिस से घर आ रहा था और रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी थी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। आनन फानन में उसे लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके घर जानकारी दी। 2 दिन तक नवीन मौत और जिंदगी से जूझता रहा, परंतु 2 दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी से हार मान ली। वह किरण और अपने मासूम से 2 महीने के बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। जब से नवीन का एक्सीडेंट हुआ था तब से किरण का रो रो कर बुरा हाल था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और जब किरण ने यह खबर सुनी तो वह यह खबर सुनकर बेहोश हो गई। राजशेखर जी और कविता जी एक्सीडेंट की खबर सुनते ही बेटी के पास आ गए थे और अपनी बेटी को दिलासा दे रहे थे कि बेटी नवीन ठीक हो जाएगा। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। नवीन और किरण की खुशियों को तो जैसे नजर ही खा गई थी। सारी खुशियां मातम में बदल चुकी थी। जो लड़की इतने लाड़ प्यार में पली बड़ी थी आज उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था कि दुख के पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े थे। किरण होश में आती, फिर से अपने चारों तरफ देखती और जैसे ही सब कुछ उसे याद आता फिर से चीख मार मार कर रोने लगती और बेहोश हो जाती। उसे सब होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे परंतु उसकी स्थिति संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों माता पिता उसको इस हालत में देखकर घबरा रहे थे और रोए जा रहे थे। उनकी लाडली बेटी की सारी खुशियां एक पल में ही मातम में बदल गई थी। ये सदमा उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। नवीन की देह को घर लाया गया। नवीन के माता पिता और भाई बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था, परंतु कोई कर भी क्या सकता था। जब किरण ने नवीन को इस हालत में देखा तो किरण दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी चीखों से घर टहल उठा था। हर आंख से आंसू बह रहे थे। उसके 2 माह के बच्चे को देखकर सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। इस हृदय विदारक घटना ने हर किसी के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। किरण को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। सब उसे समझा रहे थे पर वे लगातार रोए जा रही थी। किस्मत ने उसके साथ जो छल किया था वह उसे झेल नहीं पा रही थी। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था उसे भी कुछ हो न जाए। फिर वह घड़ी भी आ गई जब नवीन को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए और पीछे रह गए 2 माह के बच्चे के साथ रोती बिलखती उसकी पत्नी किरण, माता पिता और भाई बहन। जैसे ही सब अंतिम संस्कार के बाद घर आए तो किरण की सास सरिता जी सबके सामने ही किरण पर बरस पड़ी। नवीन की मृत्यु के लिए किरण को जिम्मेदार ठहराने लगी और उसे अभागन और मनहूस बताने लगी। ये सब सुनकर राजशेखर जी और कविता जी तो अवाक ही रह गए थे। उन्हें सरिता जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। एक तो इस समय उनकी बेटी पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे। उनकी बेटी इतने बड़े दुख में थी और ऊपर से उसकी सास उसका अपमान कर रही थी। वे अपनी आंखों की तारा बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर लेकर जा रहे थे। राजशेखर जी गाड़ी में बैठे हुए अपने अतीत में खोए हुए थे। तभी अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा। एक कुत्ता अचानक से गाड़ी के सामने से निकल रहा था।
तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिए थे। गाड़ी के रुकते ही राजशेखर जी अपने अतीत से बाहर आ जाते हैं। कुत्ते के साइड होते ही गाड़ी फिर से चलना शुरू हो गई थी। अपनी विधवा बेटी को साथ ले जाते हुए उनके दिल पर सैकड़ों छुरियां चल रही थी। वे किरण की ओर देखते तो उनका दिल फट जाता था। किरण के चेहरे पर हजार गमों का पहरा था। उसका बच्चा उसकी नानी ने संभाला हुआ था। उसे अपने बच्चे का होश भी नहीं था। उसकी आंखों में मानो एक साथ कई सवालों ने जन्म ले लिया था। उसके पिताजी उसे देखकर रोने लगते थे। कविता जी भी अपनी बेटी की इस हालत को देख देख कर रोई जा रही थी। कुछ समय पश्चात गाड़ी घर के आगे रुक गई तो राजशेखर जी ने किरण की तरफ देखा। कविता जी ने भी किरण की तरफ देखा, परंतु किरण को तो होश ही नहीं था कि घर के द्वार पहुंच चुके हैं। राजशेखर जी किरण को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। किरण की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पति के जाने का गम ही क्या कम था कि सास ने भी सबके सामने अपशब्द बोलकर अपमानित करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी सास के अपशब्दों की तीर किरण के कानों में गूंज रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे थे। अब तो जैसे किरण के जीवन से किरण भी मुंह मोड़कर जा चुकी थी। घर आने के बाद युग जोर जोर से रोने लगता है। कविता जी युग को किरण की गोद में थमा देती हैं तो किरण से उसे संभाला नहीं जाता। वे बिल्कुल टूट चुकी थी। बिखरे हुए बाल, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी लिए अधमरी सी बैठी मानो बिना जान के शरीर बैठा हो। कविता जी ने युग को वापस लिया, उसे राजशेखर जी की गोद में थमाया और किचन से उसके लिए दूध लेकर आई और उसे दूध पिलाया तो युग सो गया। राजशेखर जी ने खाना ऑर्डर किया, खाना आया। किरण को जबरदस्ती खिलाया तो उसने थोड़ा बहुत खाया। उसके माता पिता ने उसे सुला दिया। उसको सुलाने के बाद राजशेखर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमारी बच्ची तो एक जीती जागती लाश बन गई है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है उसकी यह हालत देखकर। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो कविता जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहती हैं कि अभी उसे इस सदमे से बाहर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। भगवान सब ठीक कर देगा, आप चिंतित ना हो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वे दोनों भी सो जाते हैं। समय बीतता जा रहा था किंतु किरण इस सदमे से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। किरण अब अपने होश में नहीं थी। जहां भी बैठती बैठी रहती, घंटों घंटों तक रोती रहती। न नहाने की चिंता, न कपड़े बदलने की चिंता। कविता जी जबरदस्ती सारे काम करवाती थी। दोनों माता पिता उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। राजशेखर जी किरण को लेकर हर समय चिंतित रहने लगे। युग को भी उसके नाना नानी ही पाल रहे थे। इतना ख्याल रखने पर भी किरण गुमसुम सी रहती और न हंसती न बोलती। तो फिर उन्होंने किरण की दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। राजशेखर जी और कविता जी ने अब ठान लिया था कि हमारी बच्ची की अभी इतनी कम उम्र है, कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसका जीवन नर्क हो जाएगा। इसके बच्चे का क्या होगा? इसे इस सदमे से बाहर निकालने का यही तरीका है कि एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दी जाए, तभी ये अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो राजशेखर जी ने अपने दोस्त परम सिंह जी से इस बारे में बात की। परम सिंह जी ने अपने दोस्त को सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत कर, भगवान पर विश्वास रख, वो सब अच्छा करेगा। परम जी की बहुत कोशिश के बाद एक अच्छा लड़का उन्हें टकरा गया, जिसकी उन्होंने खोजबीन गुप्त तरीके से निकलवा ली। उस लड़के का नाम अंकुर था। वह एक बैंक कर्मचारी था। जब उसका सब बायोडाटा परम जी निकलवा चुके और सब छानबीन अच्छे तरीके से कर चुके तो उसके बाद वह राजशेखर जी को अंकुर के बारे में बताते हैं। राजशेखर जी को दूर से ही लड़का भी दिखा देते हैं। राजशेखर जी कहते हैं लड़का तो अच्छा है, लेकिन हमें ही तो वो पसंद है। जरूरी नहीं कि वो भी किरण को पसंद करे, और वह एक विधवा, एक बच्चे वाली लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा? तो इस पर परमजीत जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम था तू यही बात बोलेगा, इसलिए मैंने किरण के लिए ऐसा लड़का सिलेक्ट किया है कि जब मैंने उसका बायोडाटा निकाला तो पता चला कि अंकुर की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अंकुर जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया था। उसकी अकेली विधवा माँ ने उसे बहुत मेहनत, बहुत कठिनाइयों से पाला है। अंकुर एक गुणवान, संस्कारी लड़का है। उसकी माँ ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। उसकी माँ की और खुद अंकुर की भी यही इच्छा है कि वे किसी विधवा लड़की को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। राजशेखर जी ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आज के समय में भी ऐसा कौन हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं है। तो परम जी उन्हें अंकुर के घर रिश्ता लेकर जाने को कहते हैं तो राजशेखर जी मान जाते हैं।
किंतु परम जी कहते हैं कि किरण की भी मंजूरी ले लेनी चाहिए। तो राजशेखर जी कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे आता है उसे मनाना। अगले दिन कविता जी को बताकर दोनों का अंकुर के घर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। कविता जी किरण के पास ही रहती हैं। दोनों दोस्त शाम के समय अंकुर के घर उनके किसी परिचित को लेकर पहुंच जाते हैं। तब तक अंकुर भी बैंक से लौट आता है। अंकुर और उसकी मम्मी उनका सम्मान करते हैं और अच्छे से उनकी आवभगत करते हैं। ये सब देखकर राजशेखर जी का मन खुश हो जाता है। फिर वे रिश्ते की बात करते हैं, परंतु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी बेटी विधवा है और एक बच्चे की माँ भी है, क्योंकि राजशेखर जी को जो शंका थी, अपनी उस शंका को वे दूर करना चाहते थे। अंकुर सुनकर मना कर देता है, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। उसकी माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है कि हम माफी चाहते हैं, किंतु हम ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकते। धर्म सिंह जी और राजशेखर जी इसका कारण पूछते हैं तो अंकुर बेझिझक अपनी मंशा जाहिर कर देता है। उसकी माँ भी सारी बात बता देती है। तो सुनकर राजशेखर जी की शंका भी दूर हो जाती है और वे खड़े होकर अंकुर को अपने सीने से लगा लेते हैं। अंकुर चकित रह जाता है। अंकुर इससे पहले कुछ समझ पाता और बोल पाता, राजशेखर जी अपनी बेटी की तस्वीर उसके सामने कर देते हैं, जिसमें अपने बच्चे के साथ सफेद साड़ी में किरण थी। तस्वीर देखते ही अंकुर समझ जाता है, क्योंकि वह एक समझदार होनहार लड़का था। उसकी माँ भी समझ जाती है। तो परम जी कहते हैं कि बेटा अंकुर, अब तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? अंकुर कहता है कि अंकल, मैं इस लायक तो नहीं कि ये कह सकूं कि आपकी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखूंगा, लेकिन वादा करता हूँ उसे इस घर में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए अंकुर की मम्मी भी यही कहती है कि हम आपकी बेटी को हमारे घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं आपकी बेटी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी, आप निश्चित रहिए। चूंकि अंकुर की माँ भी इस दौर से गुजर चुकी है, तो वही रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बात किरण की थी। घर आकर राजशेखर जी अपनी पत्नी को सब कुछ बता देते हैं और किरण के आगे रिश्ते की बात करते हैं। तो किरण गुस्सा हो जाती है, किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होती है, परंतु राजशेखर जी उसे मना लेते हैं और वचन लेते हैं। फिर वह भी अपने पापा को वचन देती है कि मैं धीरे धीरे नवीन को भुलाकर अंकुर के साथ अपना आगे का जीवन शुरू करूंगी। कुछ समय पश्चात किरण और अंकुर का विवाह हो जाता है। अंकुर और उसकी माँ किरण और युग को इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि नवीन की यादें धूमिल पड़ जाती हैं। अंकुर किरण को इतना प्यार देता है कि अब वे नवीन को धीरे धीरे भूलने लगी थी। शादी के कुछ समय बाद किरण पूरी तरह से अंकुर की पत्नी और उस घर की बहू बन जाती है और युग भी बड़ा होता जाता है। अंकुर युग को भी बहुत प्यार करता है। किरण की वीरान जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां आ गई थी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक बार किस्मत फूट जाने के बाद दोबारा से फिर से अच्छी किस्मत निकल जाए, परंतु राजशेखर जी और किरण की किस्मत बहुत अच्छी थी। उनकी बेटी एक बार विधवा हुई तो दूसरा दामाद भी उन्हें बहुत अच्छा मिल गया था। ये सब तो बस किस्मत का ही खेल है। अब राजशेखर जी और कविता जी भी किरण और अंकुर को देखकर बड़े खुश होते थे और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते। सच्ची कहानी पर आधारित इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में कुछ व्यक्ति भी अगर अंकुर जैसे हो जाए तो कोई भी लड़की विधवा होने पर कष्टों से भरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी। उसके वीरान जीवन में भी खुशियां और बहार आ जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।